अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। प्यारे बच्चों, हम अपनी संस्था में आप सभी का अभिनंदन करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी, हम आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल होंगे। तो बच्चों, आज हम जीएस की एक नई श्रृंखला की यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। जो भारत का संविधान है वह पॉलिटी के अंतर्गत आता है, राजनीति विज्ञान। बच्चों, हम जो संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले संविधान के बारे में हम जानते हैं कि आखिर संविधान की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों। हुआ क्या था, कहानी यहाँ से चलती है। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, हम गुलाम थे, तो जो शासन सत्ता की बागडोर थी वह पूर्ण रूपेण से अंग्रेजों के हाथों में थी। वह अपने अनुरूप हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था को चलाते थे। जो मेन पावर रहती थी, सेंट्रल पावर, वो रहती थी इंग्लैंड में। वहाँ से सारे नियम कानून पास होते थे और हमारे यहाँ लागू होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ते जाते हैं, ठीक है, उनके जो नियम कानून ऐसे हद तक पहुँच जाते हैं कि जो भारतीय जनता रहती है उनके अत्याचारों से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो जाती है। तो वो चाहते हैं कि अब हमारी धरती पर हमारा ही शासन होगा, अब हमको किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करनी। और धीरे धीरे क्या होता है, क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं और हम आज़ादी के नज़दीक जाने लगते हैं। अब बात क्या हुआ कि अब हम आज़ाद तो होने की कंडीशन में आ गए और होने भी वाले थे। लेकिन सवाल वहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन शासन करेगा, हमारे यहाँ कौन पूरी जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उनको संभालेगा कौन। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तब भारतीयों को एक एहसास होता है कि नहीं, हमको एक ऐसी नियमावली बना लेना चाहिए जिससे हम अपने देश का प्रशासन चला सकें। दोस्तों, मैं यदि बात करूं पहले, तो सबसे पहले हमारे देश के जो लौह पुरुष माने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने वह नियमावली बनाने की बात करी थी। जैसे जैसे आगे समय चलता है तो 1922 में हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात करी थी। लेकिन उस समय इस बात को ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। एक्चुअली होता क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी क्या होता है, यदि आप अपने घर से मान लो, यदि हमारे घर में 10 दिन का भी राशन रखा है तो सोचेंगे अभी 10 दिन का राशन रखा है तो अभी हम राशन नहीं ले रहे, ठीक है। लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा, जब लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, जो लोगों के घर में राशन नहीं था, ठीक है, तो जल्दी जल्दी राशन खरीदने लगे, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई। तो उसी प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम यहाँ देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले नहीं बनाएगा क्योंकि हमको आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। लेकिन जब अंग्रेजों के जाने की बारी आई तब हम सोचे कि अब हमको अपने यहाँ एक नियमावली तैयार करना चाहिए जो हमारे देश का प्रशासन को सुचालित रूप से चलाए। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोचा गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये देखा कि बनाया कैसे जाए, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के पहलुओं का समावेश हुआ है, उसी की अपन एक श्रृंखला के रूप में देखेंगे। इसलिए आज हमने टॉपिक लिया है भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी कि जो हमारा संविधान जो बना तो उसमें हिस्ट्री क्या है, उसकी इतिहास क्या है, मतलब कैसे बना, किन पहलुओं में बना, तो उसी की चर्चा हम यहाँ पर आज करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, संविधान क्या था। संविधान, जो हमारा संविधान बना वह संविधान एक दिन की उपज न होकर वर्षों के अनुभव का एक नॉलेज था, बोल सकते हैं हम उसको, एक पुंज था। जो इसकी जो जड़ें हैं वह स्वतंत्रता के बाद
अपने धीरे धीरे क्या होने रोपना हमने शुरू की उन जड़ों को, और उन जड़ों से एक विशाल वृक्ष तैयार हुआ जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। इसकी दोस्तों जो स्थापना होती है, तो जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, भारत में सबसे पहले क्या होता है, ईस्ट इंडिया जब कंपनी आती है तभी से क्या हुआ था कि संविधान का बनना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जो कंपनी आई थी तो एक कानून, एक नियम के अनुसार यहाँ पे अपना ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी, ठीक है। एक व्यापारी यदि कोई आता है तो वह व्यापारी क्या करता है, अपनी इच्छानुसार व्यापार करता है। लेकिन ये जो कंपनी थी ना, तो यह कंपनी जो थी एक नियमावली निकाल के चलती थी, इस नियम से यहाँ पर ये होगा, बिना नियम के कुछ भी नहीं करती थी। तो इसलिए जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के 1950, ठीक है, 26 नवंबर जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूपेण से बन गया, तब तक का इसका पूरी हिस्ट्री है जो अपन यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले अपन देखते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। राजलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्टर। क्या हुआ, भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वह जो होता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रारंभ होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा सा इस पे अपन चर्चा करेंगे। ये हमारा क्या है, भारत है, ठीक है, ये हमारा यूरोप, ठीक है। यूरोप दोस्तों देखिए, अपन थोड़ा सा मैं मैप बना लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, यदि हम यहाँ पे भारत को बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यूरोप है, यहाँ पे हमारा यूरोप है, और यहाँ पे हमारा क्या है, इंडिया है। यहाँ यदि हम इसकी दिशा देखें तो ये कौन सी है, ईस्ट है, ठीक है, और ये कौन सी है, वेस्ट है, ठीक। इसको अपन हिंदी में देखें तो बोलते हैं पाश्चात्य या पश्चिमी, इसको। तो जब यूरोप में इंग्लैंड जो है, तो यहाँ पे ट्रेड करने की बात की गई, तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ इसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, इंडिया यानी कि भारत, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि भारत के देश में एक ऐसी कंपनी स्थापित की जाए जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों ने अपने परिप्रेक्ष्य में दिया। क्योंकि इंग्लैंड से या यूरोप से जो इंडिया की दिशा है वो कौन सी है, पूर्व में। जैसे जैसे ये लोग घर कर गए, तो आप लोग देखा हो कि दादाजी क्या बोलते हैं, जैसे अपन कहीं जींस पैंट पहनते हैं या फिर शर्ट पहनते हैं, ठीक है, फैशन थोड़ा सा करते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, दादाजी लोग क्या बोलते हैं, अब यहाँ पर तो पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। क्यों, पाश्चात्य अर्थात पश्चिमी, यानी कि यूरोप का कल्चर जब हम लेते हैं तब हमारे पिताजी लोग, दादाजी लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप समझ में आ गए हो कि आखिर इसका नामकरण क्यों दिया गया। कोई विशेष नाम नहीं है, ऐसा नहीं कि ईस्ट इंडिया, हम उनके मुताबिक पूर्व दिशा में थी, ईस्ट में थी, इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत का संवैधानिक इतिहास मैंने जैसा बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ होता है। अब ये क्या हुआ दोस्तों, यह कार्य एक राजलेख के यानी कि चार्टर आया, और उस चार्टर के अनुसार यहाँ पे एक कंपनी खोलने की बात की गई, जिसे 1600 ईस्वी का क्या कहा गया, चार्टर या फिर राजलेख इसे कहा गया। दोस्तों इसके माध्यम से जो वहाँ पे क्या होता है, ब्रिटेन में एक जो महारानी होती है, तो महारानी का शासन वहाँ पर होता है। महारानी उस समय थी एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसे पूर्व देशों में 15 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो इन्होंने स्थापना कर दी, और इसके बाद 15 वर्षों तक उनको क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। एक इन्होंने राजपत्र घोषित किया जिसे राजलेख बोलते हैं, और उसमें इन्होंने इनको अथॉरिटी दे दी कि आप 15 ईयर तक पूर्व के देशों में अपना व्यापार कर सकते हो। अब क्या होता है, यह कंपनी सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया। आप सोच सकते हैं कि व्यापार हो रहा है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कितना है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले जो शुरुआत हो रही है, तो यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। जब ये जो कंपनी जो अथॉरिटी दी गई थी 15 ईयर की, तो इस कंपनी का प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसके शिखर पर क्या होता था, एक गवर्नर होता था और 24 अन्य सदस्य। ये जो एक दोस्तों एक
क्या बनाई गई, एक यहाँ पे ग्रुप बनाया गया जिसमें एक गवर्नर रहता था, ये व्यापार करने आ रहे हैं सोच सकते हैं आप, और 24 क्या होते थे इसकी हेल्प करने के लिए मेंबर, यानी 20 एक गवर्नर और 24 इसके मेंबर होते थे जो इसका साथ देते थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद बोला जाता था। इसे क्या बोला जाता था, गवर्नर एंड मेंबर, गवर्नर और उसकी परिषद। यह पूर्ण रूपेण से व्यापार में अपना आधिपत्य जमाती थी और व्यापार की एक रूपरेखा निर्धारित करती थी। ठीक, और रूपरेखा, उस रूपरेखा में किस प्रकार से व्यापार किया जाएगा और किस कौन कौन से नियम लाए जाएंगे, व्यापार में आयात किन वस्तुओं को होगा, निर्यात किन वस्तुओं को होगा, इसकी एक संपूर्ण रूपरेखा बना करके व्यापार किया जाता था। तो ये हुआ हमारा 1600 ईस्वी में। फिर दोस्तों इसके बाद 1726 ईस्वी में एक राजलेख दोबारा आता है। ठीक, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा 1726 ईस्वी में एक राजलेख दोबारा आता है। इस राजलेख में क्या होता है, इस राजलेख द्वारा कोलकाता, देखो हमारा जो भारत है, ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकते हैं, ये जो हमारा भारत है, इस भारत में जो ये वाला रीजन है दोस्तों वेस्ट बंगाल का, ठीक है, तो इस वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, मुंबई, ये जो थे मेन प्रांत उस समय हुआ करते थे। क्योंकि देखो मुंबई और वेस्ट बंगाल होते क्यों थे इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे नहीं सर दिल्ली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल, उस समय दिल्ली की उतनी वैल्यू नहीं थी। दिल्ली की वैल्यू कब तक थी, मध्यकालीन भारत तक, जब तक हमारे यहाँ मुस्लिम सत्ता थी। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ अंग्रेजों का आवागमन होता है तो दो कंटिनेंट जो रहते हैं, यहाँ पर कोलकाता और यहाँ पे मुंबई। आप पूछिए सर क्यों, तो इसलिए क्योंकि जो दोनों थे तो कहाँ पे स्थित थे, तट पे स्थित थे, और जो भी विदेशी यूरोपीय हो, जो भी यूरोपीय, पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज जो भी आता था तो कहाँ से आता था, तट से आता था, क्योंकि तट पे बंदरगाह उपस्थित होता था। उस समय हवाई जहाज तो चलते नहीं थे कि हेलीकॉप्टर छोड़ के आ गए, इससे जहाज से चल के आते थे ना। तो उनका जो सोच रहता था, ये रहता था कि हम तट पर कब्जा करें, यदि हम तट पर कब्जा कर लेंगे, हमारी वहाँ पे कंपनी, हमारी वहाँ पे एक कोठी बन जाएगी, एक ऑफिस बना देंगे, तो वहाँ पर दूसरे लोग को आने भी नहीं देंगे। समझ रहे हैं बात को, इसलिए मेन जो प्रायोरिटी रहती थी ये रहती थी। तो इसलिए जब 1726 का राजलेख आया तो उसमें कोलकाता, मुंबई और मद्रास, एक दोस्तों यहाँ पर भी मद्रास, देखो एक ये है, ठीक है, महाराष्ट्र, एक ये मद्रास अभी, और एक जो जिसको अब तमिलनाडु अपन बोलते हैं ये वाला रीजन, और एक हमारा वेस्ट बंगाल। तो जो तीनों थे ये कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इनको प्रेसिडेंटों के, राज्यपाल तथा उनके परिषद को विधि बनाने की शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीएस में कि ऐसा कौन सा एक्ट था, अंग्रेजों का ऐसा कौन सा एक्ट था जिससे गवर्नर जनरल को क्या बनाने की विधि, यानी लॉ बनाने की पावर दी गई। तो 1726 इसमें क्या मिल गई, इनको लॉ बनाने की पावर दे दी गई, लॉ बनाने की पावर, यानी कि अब क्या कर सकती थी कंपनी, अब हमारे यहाँ जितनी भी वर्किंग हो रही है, जितने भी व्यापार हो रहे हैं, उन पर लॉ बना सकती थी कि हम किस प्रकार का सामान बेचेंगे, किस प्रकार का सामान खरीदेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों। इसमें क्या होता था, यह स्थिति जो शक्ति पावर दी गई थी तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में नहीं थी। मैंने पहले बताया आपसे कि जो पूरी पावर थी तो कहाँ पे थी, इंग्लैंड में, पूरी जो रेगुलेट होती थी तो इंग्लैंड से ही हमारा सारी वर्किंग रेगुलेट होती थी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर को अपने, हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा, 1600 का और 1700। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लेकर आएंगे 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये अपने आप ही में एक बहुत बड़ा कानून है जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपको ये समझ में आ गया तो जो इसका विस्तार है कि संविधान का जो इतिहास है, कैसे कैसे संविधान बन रहा है, तो आपको सारी कुछ आपको जानकारी एक बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने अनुभव हमको कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू।